नमस्कार, जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और खोरठा सेशन स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, खोरठा के सीरीज में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक पथिया डोंगल महुआ जो है, एक पथिया डोंगल महुआ का जो श्री ए.के. झा यानी कि श्री अजीत कुमार झा द्वारा लिखा हुआ दो कविताओं का मैं यहाँ पर आज आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। इसमें से पहली कविता है आज एकाई खोरठा और दूसरी कविता है तबे हमें कभी नहीं। आप लोग अगर देखे होंगे ए.के. झा की जीवनी को तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इनका पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा और ये रहने वाले कहाँ के हैं तो पेटरवार जिला बोकारो के। इनके माता और पिता का नाम अगर बोलेंगे तो पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा और माता का नाम कुसुमबाला देवी है। खोरठा साहित्य में इनका जो योगदान है, इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि खोरठा के प्रचार प्रसार और खोरठा को एक सही मार्ग दिखाने में इनका महती रोल रहा है और बहुत ही बड़ा योगदान रहा है खोरठा साहित्य में। हालांकि आज के जितने भी खोरठा लेखक हैं और खोरठा साहित्यकार हैं, उनके अनुसार इनकी जो भाषा शैली है, यह भाषा शैली थोड़ा क्लिष्ट है। अब ये क्लिष्ट भाषा शैली का मतलब क्या होता है, इसे समझेंगे। क्लिष्ट भाषा शैली का मतलब होता है तत्कालीन संदर्भ में लिखा हुआ जो स्थानीय भाषा को प्रमुखता से रखा गया हो, यानी कि वैसी भाषा जो क्षेत्र विशेष पर स्पेशली बोला जाता हो, जो कि पूर्ण खोरठा भाषी क्षेत्रों में उसी भाषा का प्रयोग हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा, जितने भी लोग बाद के जो लेखक हैं, कवि हैं, उन्होंने इनकी भाषा को क्लिष्ट इसलिए भी कहा है क्योंकि इनका जो भाषा का विकास का प्रारंभिक दौर में ही इन्होंने अपनी कविताएं लिखी, इन्होंने अपने कहानियां लिखा है, इन्होंने अपने उपन्यास लिखे प्रारंभिक दौर में ही। और इनकी बात करेंगे तो खोरठा काठे गैदेक खंडी, खोरठा काठे पैदेक खंडी, खोरठा साहित्य के सादानिक व्याकरण, खोरठा का जो कविता पुराण, शायर सरगट, ये सारी चीजें इनके लिखे हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं आज एकाई खोरठा, यह विषय और यह कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, ए.के. झा जी जो है वो अपने जीवन को तो समर्पित कर चुके थे खोरठा के लिए, लेकिन खोरठा का उस समय पढ़ाई लिखाई नहीं होता था। बहुत कोशिश करने के बाद जब बहुत उन्होंने प्रयास किया तो शुरू हुआ 1980 में, 1980 में क्या हुआ, खोरठा का पढ़ाई प्रारंभ हुआ रांची विश्वविद्यालय में। लेकिन अभी क्या था, स्थितियां अनुकूल नहीं थी और खोरठा में जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हुए थे, उनको कभी कुरमाली पर तो कभी अन्य भाषाओं पर जो है उनको ट्रांसफर कर दिया जाता था और खोरठा की पढ़ाई जो है वह नहीं हो पाती थी। इसलिए उन्होंने उस तत्कालीन दौर को देखते हुए उन्होंने यह कविता लिखा था आज एकाई खोरठा। इसका अर्थ होता है आज खोरठा अकेले। कैसे और क्यों? इनके अस्तित्व पर जो संकट था, खोरठा के अस्तित्व पर जो संकट था, इस संकट पर उन्होंने चर्चा किया है और दिखाया गया है कि कैसे खोरठा का जो लेखक है और उनको सही स्थान नहीं मिल रहा। इन्होंने गांव गांव घूमे, खोरठा में जितने भी लेखक थे सभी को एकत्रित किए, कई प्रयास किए और खोरठा भाषा को आज जो खोरठा आप पढ़ रहे हैं, आज जो खोरठा आपके एग्जाम में शामिल है, इस पर अगर कहेंगे कि इनका जो रोल है बहुत बड़ा रोल है और इनके रोल को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। दूसरा कविता है तबे हमें कभी नाय। इसको भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। और तबे हमें कभी नाय कहने का मतलब है, अगर कवि का जो काम है लिखने से ज़्यादा अगर गाने का या नाचने का या कुछ अन्य प्रकार का अगर कवि का काम है
तो मैं कवि नहीं हूं। किसने कहा है? तो डॉक्टर अजीत कुमार झा, यानी कि डॉक्टर श्री ए.के. झा ने, डॉक्टर नहीं, श्री ए.के. झा ने। तो ए.के. झा जी के बारे में हम लोग उनके जीवनी में देखेंगे सारी चीजें, लेकिन यहाँ काल हम लोग देख लेते हैं एक पतिया डोंगल महुआ में जो सम्मिलित है आज एकाई खोरठा श्री ए.के. झा द्वारा लिखित, इसके बारे में, और दूसरा है तबे हमें कवि नए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज एकाई खोरठा का पहले हम चर्चा करने का साहस दिखा रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि इनकी जो लैंग्वेज है या इनके जो शब्द है वह थोड़ा क्लिष्ट है, इसलिए सही अर्थ पता नहीं चल पाता है। आप लोगों का साथ है, चलिए मैं प्रारंभ करता हूं आप लोगों के साथ। आज एकाई खोरठा, देखिए आज एकाई खोरठा में थोड़ा शब्द आप लोगों को लगेगा कि ये शब्द थोड़ा हार्ड है या ये शब्द थोड़ा दिक्कत करने वाला है, तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के सामने शब्द को आसान करके आप लोगों को समझा दूं। लिखा आगुक सभे कविते, आगुक सभे कविते सभे गद्य गीते, आगुक सभे कविते सभे गद्य गीते, सभे गद्य गीते गोटे सादानिक दोहाय दिलियो, गोटे सादानिक दोहाय दिलियो, एकताक सुर बोहाय दिलियो, मुदा आज एकाई खोरठाक भेंट दहिए कविता तक। यहाँ पर उन्होंने अपने कविता को समर्पित किया है और कहा है कि पहले, आगुक मतलब पहले की जितनी भी मैंने कविता लिखा है, गद्य लिखा है, गीत लिखा है, वह सब सदानी को मैं दुहाई देता हूँ और सब सदानी को देता हूँ। एकता का सुर जो है उसको मैंने कोशिश किया है, सभी को एक सूत्र में बांधने का मैंने कोशिश किया है और सभी को एक सूत्र बांधने में सफल रहा हूँ। लेकिन मुद्दा क्या है कि आज खोरठा जो है वह अकेला पड़ गया। मैंने जैसा कि कहा कि रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई तो प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन पढ़ाई के बीच में खोरठा में जितने भी स्टूडेंट एडमिशन हो रहे थे उनको भाषा चेंज करने पर भी मजबूर हो जा रहे थे, और इनका चूंकि ऑलरेडी ऐसे कोई शिक्षक नहीं थे या जो प्रोफेसर बोल सकते हैं नहीं हो रहे थे जो कि खोरठा पढ़ाएंगे, और सही से पढ़ाई नहीं चल रहा था। इसके बारे में उन्होंने अपना दर्द को बयां किया है और इस दर्द को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। भेंट दहिए ई कविता टाक, उसी को हम लोग इस कविता के रूप में क्या कर रहे हैं? भेंट दे रहे हैं। किसको? तो आज जो खोरठा अकेले हैं। कहे ना तो बोड़ खोरठा के क्षेत्र, तवो एकर नांद्र बाढ़क बतर, लाख लाख मुंह रहते काका, बड़ बड़ बुजुर्ग बियाय के बोका, आकाशवाणी गीत नाय ई पढ़क रांची स्थित नाय। इन्होंने कहा है कि काहे न ते बोड़ खोरठा क्षेत्र, काहे इतना बड़ा क्षेत्र खोरठा का क्यों नहीं है? ताओ एकर नाद्र बाढ़क बतर, फिर भी इसका बढ़ने का जो एरिया है या फिर भी इसका बढ़ने का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र क्यों कम है? क्यों कम है? लाख लाख मुंह रहते काका, लाखों लाख मुंह है जो कि यहाँ पर बोलने वाले हैं। बड़ बड़ बुजुर्ग बियाई के बोका, बड़ा बड़ा बुजुर्ग जो जानते हैं फिर भी बन गए हैं बुड़बक बोका, आकाशवाणी में गीत नहीं है, ई पढ़क रांची में स्थित नहीं है। आकाशवाणी यानी कि उस समय उनका जो आकाशवाणी केंद्र रांची हुआ करता था, बोलता कि आकाशवाणी में भी इसका कोई गीत नहीं आता है, क्या यह रांची में स्थित नहीं है? कहने का मतलब है कि उन्होंने अपना दर्द को बताया है कि किस प्रकार से खोरठा को आज दुर्गति झेलने पर मजबूर हो गया है खोरठा, और खोरठा को किस प्रकार से लोग इग्नोर कर रहे हैं। यह उनका दर्द है जिसके बारे में उन्होंने इस कविता में लिखे। कखनो बोका लोके ठाकी दले कहाँ, कखनो बोका लोके ठाकी दले कहाँ, एमए में खोरठा कहाँ, बस ठेकैन तिथि आय बाय अला गिदर घर पर आए। बोल रहा है कि एक कखनो बोका लोके ठाकी दले कहाँ, कभी बोका आदमी जैसे बोल रहा है कि बोका बना दिया, हमको ठग दिया, कहाँ? एमए में खोरठा कहाँ? बोलते एमए में खोरठा की पढ़ाई कहाँ हो रही है? जो भी बच्चा बस ठेकाइन तिथि आए बाय, मतलब सिर्फ उसका तिथि घोषित हो रहा है, तिथि आ रहा है, तिथि जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? आयला गिदर घर पर है। यानी कि जो बच्चा वहां पढ़ने जा रहा है वो बच्चा क्या कर रहा है? घर भाग जा रहा है।
क्यों? क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली उस दौरान इसकी पढ़ाई नहीं हो रही थी। चारों बटे भेल गोहायर, चारों तरफ हुआ हल्ला हंगामा, सुने परले हमरो गायर, केऊ केऊ कहला, सुनना पड़ा हमको भी गाली। और कई कई लोगों ने कहा, चेंगा क्लासे खोरठा नाय, बच्चा को क्लासे खोरठा नाय, बोका घंगे एमए का पढ़ाई। बोले जब बच्चा क्लास में खोरठा का पढ़ाई नहीं होता है तो डायरेक्ट एमए में खोरठा का पढ़ाई होगा। कहने का मतलब है चेंगा मतलब होता है बच्चा। तो जब बचपन में खोरठा का कहीं स्कूल में पढ़ाई आई तो देखिएगा, तो स्कूल में 10वीं क्लास में भी खोरठा एक पेपर है। लेकिन उस समय क्या था, बोलना कहने का मतलब है कि चेंगा जो बच्चा है उसको खोरठा कहीं पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, तो एमए में डायरेक्ट खोरठा पढ़ाने का क्या फायदा होगा, और एमए में खोरठा कैसे पढ़ाया जाएगा। यहीं पर उन्होंने लिखा है, चेंगा क्लासे खोरठे नाई, बोका घंखे एमए कर पढ़ाई। एमए की पढ़ाई मतलब बच्चा क्लास, चेंगा मतलब बच्चा, बच्चा क्लास में जब खोरठा का पढ़ाई नहीं होता है तो डायरेक्ट एमए में खोरठा का कैसे पढ़ाई किया जा सकता है। इनकी जो परेशानी थी वो परेशानी ये थी कि उस समय खोरठा पर जो है ना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और ये दुख इनका झलक रहा है इसमें। छोट बातक बड़ बनल बात, ये तो इतना छोटा सा बात था, लेकिन बात क्या हुआ, बड़ होगा। फेचांग फेचाग, फेचांगे फेचाग के बरियात, और धीरे धीरे उस पर क्या होगा, वाद विवाद होने लगा। फेचांग फेचांग ये नहीं है तो वो नहीं है, लंद फंद मतलब जितनी भी तरह की चीजें हैं वो सब चीजें यहाँ पर कर रहे हैं। मनेक आया बात, मैनेक आया बात, जो सही बात है उस बात को छोड़ के बहुत सारे आलतू फालतू बात है। आया बतवो तो हलय नीठा, लिख लो हो हलय काटल खोठा। बोला आया बतवे तो हलय नीठा, नीठा मतलब एकदम सही, क्या तो लिख लो हो हलय काटल खोठा। लिखा भी हुआ था तो वह लिखा हुआ क्या था, अधूरा खोठा। काटल मतलब अधूरा खोठा। आगू तो पतियार कर लो हनाय, आगू तो पतियार आगे तो बातचीत किए नहीं, पर कई गो छौवे देखोला गाय, एहे सब में कई बछरे गनल गथल गिदर सब। मतलब कहने का मतलब है कि इसी दौरान जो है हमको बच्चा लोग ही ने राह दिखाया, और उन्हीं राहों के अनुसार कुछ गनल गिदर जो था वह एडमिशन ले लिया। कहाँ पर, खोरठा में। करवे पारला ओकर एडमिशन, करास पाए उसका क्या, एडमिशन। कहाँ पर, तो एमए इन खोरठा। करवे पारलो ओकर एडमिशन, पढ़ला हूँ पढ़ला जैसने तैसन। पढ़ा पढ़ी कैसे हुआ, जैसे तैसे हुआ, क्योंकि वैसा कोई व्यवस्था नहीं था, वैसी कोई बातें नहीं थी कि आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे होती, उसके लिए स्पेसिफिक किताब हो, उसके लिए व्याकरण हो, उसके लिए आपका गद्य हो, पद हो, सारे साहित्य का एक जगह संकलन हो, तब पढ़ाई होगा। चूंकि यहाँ पर था नहीं तो क्या होगा, पढ़ला जैसने तैसन, जैसे तैसे पढ़ाई किया। और हवेक बिहीन तो बुनाइल है। अब मतलब कहने का मतलब है जो बिहन, जैसे अभी धान का बिछड़ा छोड़ रहे हैं, तो चलिए शुरुआत तो यहाँ से हो गया कि एक बीज जो है वह हमने बियान बियाए दिए। जोदियो टोपरे में ढाकी न खाई, जदियो टोपरे में, टोपरा कहते हैं छोटा खेत को, छोटा खेत को टोपरा कहा जाता है यहाँ पर। तो बोलता यदि जो बड़ा खेत नहीं, चलो कोई बात नहीं है, जोदियो टोपरे में ही भी आया ढाकी न खाई, उन्हें बड़ा नहीं है, फिर भी मने बात की इतने है। क्या इतना ही बात था जिसके चलते इतना हंगामा हुआ, मने बात की इतने है। तो बोलता ना नाय आरो दे रे तंतई, आर भी है बिहीन बनल हला, व्याकुल जी व्याकुल भेल हला। बिहीन तो बन चुका था, लेकिन व्याकुल कहने का मतलब यह भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, व्याकुल जी व्याकुल भेल रहला। और पानुरी जी तित की पत्रिका बराई के छठवा पूता से रघवल हला। बोले कि इस दौरान व्याकुल जी व्याकुल हो चुके थे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का बात यहाँ पर किया गया। व्याकुल जी व्याकुल थे, और जो पानुरी जी थे बरवड्डा का अखैबोर, पानुरी श्रीनिवास पानुरी जी का बात का, उन्होंने तितकी पत्रिका निकाले थे, और उसके कारण से उनका घर में कलह चल रहा था। बोले एक तरफ से तो नहीं है, दोनों तरफ से हो रहा है। उसके घर, उनके घर में, पानुरी जी के घर में कलह चल रहा था। किस बात का कलह चल रहा था, काहे पारा रागला काहे, काहे पारा रागला काहे, तो छोड़ीवा पूते कहलथिन, बच्चा और
जो घर के लोग थे उन्होंने कहा, ठुनकी ठुनकी पानूरी जी ठीन, खोरठा के सिखाई सिखाई के हमनिक तो सिखाई दिला। बोला धीरे धीरे, ठुनकी ठुनकी मतलब धीरे धीरे, डांट फटकार के हम लोग को तो खोरठा सिखा दिए। सिखाने के बाद फायदा क्या हुआ? हम लोग को खोरठा पढ़ने के बाद जो उनका जो गिदर गुला मतलब बाल बच्चा या आसपास जो भी थे, बोले ठुनकी ठुनकी तो हमनी के सिखाई दिला, लेकिन सिखैला से फायदा की भेला? सिखैला से फायदा की भेला? भात लुगा का भारी अभाव, मैंने खाना का और पहनने का तो अभाव है। भूखे छटपटाए पटपटाए टौआई देखे, और भूखे भूख में पटपटा रहे हैं जिसका कोई रोजगार नहीं है, भूख में पटपटा रहे हैं। पानूरी जी हाय हा निसार, पानूरी जी इस बात को समझ के हाय निसार है। तबू की छोड़ला से डहर, तखन उनका जोर दिल थी। फिर भी नहीं छोड़ा उन्होंने इस राह को, तब उनका साथ दिए, तब उनका जोर देने का मतलब है तब उनका साथ दिए। कौन? तवा विद्वान राहुल जी। यहाँ राहुल जी कहने का मतलब है राहुल संकृत्यायन जी। तब उनका साथ कौन दिए? राहुल संकृत्यायन जी, जो हिंदी के बहुत ही प्रखर कवि लेखक माने जाते हैं, राहुल संकृत्यायन जी। तब इनका साथ कौन दिए? खोरठा का साथ दिए राहुल संकृत्यायन जी। और कहल थी हाइनी सारेक डाड़ी परिहा नाय। हाइनी सार का लकीर मत खींचो, डाड़ी मतलब लकीर या मेड़। हाइनी सारेक डाड़ी परिहा नाय, आर कभी सरकारी रनिहा नाय। और कभी सरकारी का कोई आशा करना नहीं। कभी है आप, कभी का जैसा रहिए। महजूत है ले डूबेक चिट्ठियो, ततिन ठिने छापाई देल हियो, जरा देखो पारा तोहनियो। तो उन्होंने एक साहस दिया, कौन? राहुल संकृत्यायन जी ने, और कहा कि बहुत ज़्यादा आशा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आप लोगों के लिए कुछ काम किया है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। राहुल संकृत्यायन जी ने कहा जरा देखे पारा तोहनियो, तुम लोग भी आप लोग भी देख सकते हैं। फायर फ्रॉड साई बेरे चला हला एहे डह रहे हैं, सदियों सनी कमे कमे कहाय जादव गोलवार जी, तीजू महतो रणवीर आदि। मतलब ये धीरे धीरे अब यहाँ पर शामिल हुए जो कवि और जो लेखक, उनका जो ए.के. झा जी का योगदान था, उस योगदान में धीरे धीरे सभी कोई शामिल हुए। कहने का मतलब है कि तब मैंने या आज एकाई खोरठा में यहाँ पर कवि का सिर्फ एक स्पष्ट बात था कि ये जो स्थिति है, किसी भी सब्जेक्ट को लेके जब प्रारंभ करते हैं तो ऐसी स्थिति बन ही जाती है। और ऐसी स्थिति इसलिए क्यों? क्योंकि बचपन से तो पढ़ाई नहीं हो रहा है, चेंगा बच्चा लोग का पढ़ाई नहीं हो रहा था। अगर आप आज से कुछ साल पहले का ही बात करें, चूँकि इनका देहांत जो है आपका 2013 में हुआ, तब तक काम कर ही रहे थे ये ए.के. झा जी, और खोरठा विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। उन सभी की बातें हम लोग करेंगे ए.के. झा जी की जीवनी में। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो उन्होंने जो काम किया खोरठा क्षेत्र में और खोरठा के विकास के लिए, तो खोरठा के विकास के क्रम में जो बाधाएं आई, उन बाधाओं को देखते हुए उन्होंने लिखा तबे आज एकाई खोरठा। ये कविता बहुत ही संघर्षपूर्ण और संघर्षीय जो प्रवृत्ति है उनका, उसको दर्शाता है। और उनके जो संघर्ष का फल आज हम लोग देख रहे हैं कि खोरठा एज ए सब्जेक्ट सभी जगहों में पढ़ाया जा रहा है, चाहे वह स्कूल हो, चाहे आपका कॉलेज हो। बीए हो रहा है खोरठा में, एमए हो रहा है खोरठा में। खोरठा की जो पढ़ाई है, यह सारी पढ़ाई प्रारंभ करने में श्री ए.के. झा जी का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। और श्री ए.के. झा जी को हम लोग यहाँ पर सुन रहे थे। तो इन्हीं का एक और कविता है जिसको हम लोग देखेंगे और जिसको हम लोग सुनेंगे।
नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने आ रहा है, थोड़ा सा रुक गया था, बैटरी थोड़ा डाउन हो गया। तबे हमें कभी नहीं, ये किनका लिखा हुआ है? श्री ए.के. झा जी का ही लिखा हुआ है, और ए.के. झा जी के ही लिखे हुए को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तबे हमें कभी नहीं। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट, ये ठीक है, तबे हमें कभी नहीं, तब मैं कभी नहीं हूँ। यहाँ कहने का मतलब है कि तब मैं कभी नहीं हूँ। इन्होंने क्या लिखा है सो देखिए, यदि कभी माने सुधे भाट, तबे हमें कभी नहीं। यदि कभी काम नटुआ नाच, तबे हम कभी नहीं। कवि का मतलब भाट कहते हैं जो बखान करता है पूरी दुनिया का, या किसी राजा का, किसी महाराजा का, या किसी खास चीज का जो बखान करता है अपने मुंह से, उसको भाट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है यदि कवि के मतलब, यदि कवि का मतलब सिर्फ वही होता है बखान करने वाला, तब मैं कभी नहीं हूं। तो ऐसे में मैं क्या नहीं हूं? कभी नहीं हूं। तबे हमें कभी नाय। यदि कभी काम नटुआ नाच, नाच नाच के समझाना है, तावो हम कभी नहीं। कहने का तात्पर्य उनका है, ए.के. झा जी का, कि अगर कवि का काम कविता लिखने के अलावा भाट का जैसा किसी का तारीफ करना है, तो मैं कभी नहीं हूं। और अगर उसको नाच नाच के दिखाने का है, तब भी मैं कभी नहीं हूं। मुझे कवि की श्रेणी में न रखा जाए। कवि की श्रेणी में रखना नहीं है। यदि कवि माने किले की करवाया, तबू हमें कभी नहीं। और यदि कवि माने हवे गवैया, तावो हमें कभी नहीं। बोलता अगर कवि का मतलब हंसी ठिठोली करना है, तब भी हम कभी नहीं है। और कवि का मतलब अगर गाने वाला गवैया गायक है, तब वो हम कभी नहीं है। यहाँ पर लिखे किले ना यदि, यदि कवि माने गवैया, अगर कवि का मतलब होता है गाना गाने वाला, तब यदि कवि माने गवैया, सेवे सेरा कवि लता मंगेशकर, तब सब कवि लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर जी का नाम आया है, जानते हैं आप लोग। भारत स्वर कोकिला कहा जाता है इनको। बहुत सारे उपाधि भी हैं। भारत रत्न से सम्मानित कर, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बोलते हैं यदि कवि माने गवैया, तो सवे कवि सेरा कवि लता मंगेशकर, तब सभी कवि क्या है? लता मंगेशकर हो जाएंगे। लेकिन हम चूंकि गवैया नहीं है, और हम चूंकि नाचवैया नहीं है, चाहे हम क्या बोलते हैं भाट नहीं है, तब तो हम कभी नहीं है। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, जाने न जे काय किलवी, हमें अपन कविता पढ़वो, मानुष महतक भनिता गढ़वो, पारबो न पिदके नाचे भाई। थोड़ा सा लैंग्वेज तो कलिष्ट है, ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी शब्दों को समझने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जैसा कि है, जाने न जे काय किलवी, हमें अपन कविता पढ़वो, मानुष महतक भनिता गढ़वो, पारबो न पिदके नाचे भाई। यहाँ पर बोलता है जाने न जे काय, जो नहीं जानता है कुछ, उनके लिए क्या है? हम तो अपना कविता पढ़ेंगे, और किसका महत्व को हम गढ़ेंगे? तो मानुष महतक भनिता गढ़, मनुष्य की जो भाव भंगिमा है, मैं उसको दिखाने का कोशिश करूंगा। पारबो ने पिदके नाचे भाई। पिदके नाचे मतलब उमक उमक के उछल कुदल का बंदर नाच जो होता है, उसको पिदके नाच बोलते हैं। बंदर नाच करने नहीं सकेंगे। पारबो ने पिदके नाचे भाई, यदि कविता माने नाच गान, तबे हमें कभी नहीं। पारबो ने पिदके नाच भाई, यदि अगर कविता का मतलब होता है नाच गान, तबे हमें कविता नाय, कबे तबे हमें कभी नाय। एकदम छोटा सा है ये जो है कभी नहीं, तबे हमें कभी नहीं, इसीलिए हमने एक ही क्लास में दोनों को ही शामिल कर दिया है। कई लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी की बात कर रहे थे, तो आप लोगों के सामने एक दो दिन में ऑब्जेक्टिव जो है क्विज आ जाएंगे, और क्विज के साथ में आप लोगों के साथ में हाजिर होऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक लोक कथा, एक दो लोक कथा जो बाकी है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग व्याकरण पे चले जाएंगे।
अपलोडेड लगातार हो रही है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और कहीं भी शब्दों में अगर कुछ गरिमा को ठेस पहुंची हो किसी को तो माफ़ कर दीजिएगा। इनकी भाषा थोड़ा कलिष्ठ है और जिन कारण से कई बातें जातिगत हो जाती है। तो जब हम लोग इनका बहुत बड़ा बड़ा लेख जब पढ़ेंगे, सैर सरगट, समाजक सरजूतक निशान, ये सब जब पढ़ेंगे तब तो बहुत ज़्यादा और भी होता है दिक्कत, लेकिन वो चीज़ आप लोगों के सिलेबस में शामिल नहीं है। जेपीएससी वाले कैंडिडेट को पढ़ना होता है। जो जेपीएससी खोरठा भाषी में होंगे या खोरठा से जो देंगे उनके लिए जब सीरीज चलेगा तो आएगा। यह जेएसएससी के सिलेबस में है, पूरी तरह से आप लोगों को पढ़ना है, वही यहाँ पर आज हम लोगों ने किया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी आ जाएंगे, एक पथिया डोंगल महुआ से लगभग क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो जल्द ही 1-2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो लगातार देखिए, स्किप कर करके नहीं देखिएगा। क्यों? क्योंकि स्किप करने से कई चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जोहार।